नमस्कार साथियों, मैं ऊपर सिंह राजस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, करवा चौथ का व्रत आपको कल क्लासेस में बता दिए थे कि करवा चौथ का व्रत है। कि मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे पा रही हूँ, शाम के टाइम काफी करना ये सब मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास कर रही हूँ, तो आई होप आप लोग देखेंगे होगी। प्लीज कमेंट करिएगा, जिसके बाद में क्लास लूंगी तो आपको वहां पर चीजें ये मेरी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। तो चलिए देखते हैं, आज आप टॉपिक ही देख सकते हैं। टॉपिक क्या है? अयोगवा तथा उच्चारण स्थान। अयोगवा उच्चारण स्थान के साथ साथ मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगी हिंदी में अन्न वर्ण, हिंदी में अन्न वर्ण कौन कौन से हैं, और साथ में आपको पढ़ाऊंगी वर्णों की संख्या। क्या है? वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णों की संख्या। ठीक है, तो साधारण वर्ण कितने होते हैं, मानक भाषा में कितने होते हैं, देवनागरी में कितने होते हैं, सारी चीज तो वर्ण विचार आज हम करेंगे। तो काफी चीजें पढ़ना है, और पेपर जिस तरह आपका डे बाय डे टफ होता जा रहा है, ऐसे लगता है आपको कुछ बोलना आपको सिलेक्शन हमारे साथ जुड़िए परिवार के साथ जुड़िए, तो आपके यहाँ बाबू चीजें मैं कराऊंगी। क्योंकि मैं अपने लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखती हूँ। जो मैं पढ़ाऊंगी बाबू डीप पढ़ाऊंगी, नहीं पढ़ाऊंगी तो नहीं पढ़ाऊंगी, पढ़ाऊंगी तो अच्छे पढ़ाऊंगी, आपको इधर उधर ठीक है। कल आपको ये पढ़ा दिया था व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसके अंदर बता दिया था ये इसका है। मत जाइएगा, बताते उच्चारण स्थान पर 8 होते हैं और प्रश्न के आधार पर बाबू आपके अभ्यांतर प्रश्न वाचक आपको पढ़ा दिए थे। इसके सारी चीजें आप पुरानी क्लासेस में देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा। चलिए, ये आपके हम बाबू वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको भी हम बाद में यूज करेंगे। पहले बात आ जाती है अयोग वाक। क्या आता है? अयोग वाक। देखिए इतने सारा जीव है, हमसे पूछे बिस्किट खा लिए, मैंने कहा मना कर दिया। मैं पढ़ा रही हूँ तो लगातार तो गलत बात है। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर अयोग वाक, अयोग वाक किसे कहते हैं बाबू? याद रखिएगा, हिंदी में अयोग वाक का वर्णन किशोरी दास वाजपेयी, याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने वैसे ऐड कर दिया, और डायरेक्ट बता देती हूँ। अयोग वाक कहते हैं ऐसे वर्ण जो योग ना होने पर भी साथ साथ उन्हें क्या बोलते हैं? अयोग वाक ना। अब जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं, ठीक, अब हमें गोलगप्पा खाने का मन है, ठीक, पता चला अरविंद सर भी मैं गोलगप्पा खाना चाहती हूँ, आज इनके साथ जाएंगे पक्का खिलाएंगे। अब इनकी जरूरत नहीं है हमें, फिर भी साथ साथ चल रहे हैं कि चलेंगे तो ये गोलगप्पा खाएंगे तो हमको तो खिलाएंगे खिलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी उसी को क्या बोलते हैं बाबू? अयोग वाक। तो हिंदी में ऐसे वर्ण जिनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? अयोग वाक। ओके, जिसके मतलब ये क्या कहते हैं? अन्य वर्णों में चिपके हुए रहते हैं। अन्य वर्णों क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं, इतनी जरूरत नहीं होती है, फिर भी साथ साथ चलते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? अयोग वाक। एक तो लॉजिक ये है, एक लॉजिक ये है कि अयोग वाक करने में माहेश्वर सूत्र में आपको पता होगा कि हिंदी का विकास संस्कृत इतनी क्लासेस पढ़ा चुके हैं, तो आपको इतना तो बाबू समझ में आ गया होगा। माहेश्वर सूत्रों में इन वर्णों की गणना नहीं की गई है। अयोग वाक हिंदी में होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं, अंग और आ। क्या होते हैं? अंग और आ। ठीक है, इतना बहुत ज्यादा ही। चलिए, तो इनका क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र में गणना ना होने की वजह से भी इनको अयोग वाक कहते हैं। तो हाँ, आपके क्वेश्चन में कभी कभी यही पूछ लेते हैं अयोग वाक है जो योग ना होने पर भी साथ है। अगर पता चला ये ऑप्शन दिया ही नहीं, आप यही पढ़े होता, तो दूसरा इसका एक लॉजिक ये है कि माहेश्वर सूत्रों में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि द्वारा दिया गया था, उसे वर्णों का जाल कहते हैं, जो आप पूरा पढ़ते हो ना स्वरों में, वहीं से आया है। तो माहेश्वर सूत्रों में इसकी गणना ना होने तो अयोग वाक। तो चलिए देख लेते हैं, अयोग वाक का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे, जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी साथ साथ चले, उसी को क्या बोलते हैं? अयोग वाक। आगे देख लेते हैं, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने कहा है, ठीक है, मैंने कहा अयोग वाक का वर्णन हिंदी में किसी ने बहुत अच्छे से किया है, तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, या इन्होंने ही शुरुआत किया था। ठीक है, तो ये स्वर नहीं है और ना व्यंजनों की तरह, ठीक है, स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन नहीं तथा इन दोनों ध्वनियों को अयोग अपनी बात सुनिएगा मेरी भाषा में।
अयोग क्या कहते हैं, जो योग ना होने पर भी साथ साथ चले उन्हें क्या कहते हैं, अयोग वाह। और अयोग वाह वर्ण बाबू हमेशा स्वर के बाद लगते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, याद रखिएगा। अयोग वाह वर्ण ना तो स्वर होते हैं बाबू, ना तो आपका व्यंजन होते हैं, ठीक है, ना तो स्वर होते हैं और ना ये आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ये हमेशा, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा क्या है, इनका प्रयोग हमेशा स्वर के बाद होता है, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी आपका अंग और आह व्यंजन वर्णों के बाद नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण जैसे व्यवहारिक रहते, जैसे आपका वो अंग, तो माँ की जगह पर अनुस्वार लगा दिया जाता है, ठीक है, और आपका मतलब विसर्ग ना आहा, हा का साउंड कर दे रहा है, इसका प्रयोग हमेशा स्वर वर्णों के बाद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लीजिएगा, अंग और आ ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, इसीलिए इन्हें नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नपुंसक वर्ण। नपुंसक मतलब आप जानते होंगे, जो ना स्त्री होता है, जो ना पुरुष होता है। हिंदी में आपके दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो वहां पर 3 लिंग होते हैं, मतलब जेंडर ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग ना। तो जो ना स्त्री होता है, जो ना पुरुष होता है, उसी को क्या बोलते हैं, नपुंसक। तो ये भी बाबू ना स्वर है ना आपका व्यंजन वर्ण है, इसलिए इन्हें नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। कहा कौन है नपुंसक वर्ण इन्हें, तो याद रखिएगा आप लोग, इन्हें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने नपुंसक वर्ण कहा है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है हिंदी में नपुंसक वर्ण कौन है, तो नपुंसक वर्ण कौन सा है, अंग और आ, जिसे धीरेन्द्र वर्मा ने नाम दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बड़े आलोचक नहीं है। और इनको आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अयोग वाह वर्ण दिया था, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट वर्ण यही पूछता है कि अयोग वाह को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो आप बता दीजिएगा किसने नाम दिया है, तो डॉक्टर धीरेन्द्र नाम वर्मा। और किशोरी दास वाजपेयी ने अयोग वाह को क्या नाम दिया था, तो अयोग वाह ही दिया था। आगे हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है बाबू, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है, अंग और आ, ठीक है। इस अंग को बोलते हैं अनुस्वार, क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और आ को बोलते हैं आपके यहाँ विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं, जो बाबू आपके यहाँ शिरोरेखा के ऊपर ये जो लाइन होती है ना, इसी को शिरोरेखा बोलते हैं। जैसे बोले राम ना, तो ये इसी को बोलते हैं शिरोरेखा, इसी लाइन को क्या बोलते हैं आपके यहाँ, शिरोरेखा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमेशा शिरोरेखा के ऊपर रहते हैं, क्या रहते हैं, ऐसे आपके यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है शिरोरेखा के ऊपर, स्वर के बाद, शिरोरेखा के ऊपर और स्वर के बाद प्रयुक्त किया जाता है हमेशा अनुस्वार, ठीक है। जैसे बापू आपका हुआ राम, तो राम है आपके यहाँ, देखिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में यही मार देंगे ये ना, कभी कहीं यही लिख दिए राम ना, यही गलत हो गया। हमेशा आपके अनुस्वार का प्रयोग स्वर के बाद होता है और स्वर के बाद शिरोरेखा के ऊपर प्रयुक्त होता है। जैसे भी राम है ना, तो राम को तोड़ेंगे, देखिएगा तोड़ेंगे रा, अब देखेंगे कभी कभी यहीं पर पूछ लेता है, आपको पिछली क्लास में पढ़ाई हूँ पद का अंतक्रम या वर्णों की गणना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछा कभी कि रामम में कितने वर्ण हैं, तो हम लोग ऐसे तोड़ लेते हैं, रा आ ये करके बता देंगे 4, ठीक है। अगर बाबू सिर्फ राम आता है, क्या आता है, राम आता है, 1 मिनट, क्या आता है, राम आता है, राम 50 जगह लिख दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा रा प्लस आ, ठीक है, प्लस मा प्लस आ, तो कितने हो जाएंगे हिंदी में इनकी वर्ण संख्या, ठीक है। आवाज तो लाइव है ही नहीं है, आप बताते तो आप तुरंत जवाब देते 4। पर कल आपकी क्लास में बताए थे कि अगर जिस शब्द के अंत में ह्रस्व आ आए तो उसकी गणना नहीं ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अंत में आ आया है ना, तो इसकी गणना नहीं लेंगे, 3 होगा, क्या हो जाएगा 3। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया रामम, क्या पूछ लिया, रामम, अब चलिए इसमें तोड़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस अनुस्वार, हुआ कि नहीं। अब इसके अंत में देखिए आ नहीं आया है, अंग आया है, तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो रामम में कितनी संख्या हो जाएगी वर्णों की, 5।
और राम में कितनी हो जाएगी, 3 जवाब दीजिएगा। लेकिन अगर कोई संस्कृत का स्टूडेंट होगा यहाँ पर, मान लीजिए कोई संस्कृत का पेपर देता है सुपर टेट में, तो आपके दिमाग में रहे तो वहां पर बाबू संस्कृत में आ को गिना जाता है, वहां पर 4 जवाब देंगे। दोनों बता दे रही हूँ, कभी क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं मैम ने बताया था। तो हिंदी की बात अलग बात होती है, संस्कृत की बात अलग होती है। तो यहाँ पर अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद प्रयुक्त होते हैं, कभी भी व्यंजन के बाद नहीं आते हैं, ठीक है। और इनका गणना जब करते हैं, अब यहाँ पर रामम में आपके कुल कितने वर्ण हुए, 5। ओके, अब आती है विसर्ग, ठीक है। तो इसका उच्चारण हा की तरह होता है, मैंने ही अभी आपको बताया, ठीक है। और इसका भी प्रयोग हमेशा स्वर के बाद ही किया जाता है। कभी प्रयोग कब किया जाता है, स्वर के बाद किया जाता है। और ये हमेशा आपके बाबू क्या होता है, ये हमेशा आपके स्वर के बाद आएगा। और शिरोरेखा के सॉरी आपके खड़ी लाइन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, खड़ी लाइन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। अंत में क्या, जैसे हुआ बाबू आपके यहाँ शाह, अब शाह देखिए मैंने कहा हा का साउंड करता है। अब जरूरत इनकी नहीं थी, अगर हमें हा का ही साउंड कराना था तो हम हा को ना लेते, लेकिन जब साथ ना जरूरत ना होने के साथ भी बीच में टपक पड़े, जैसे दुख, दुख, ठीक है। अब इनकी जरूरत नहीं है, कभी कभी हम लिखते हैं ना तो ऐसे लिख देते हैं दुख, लिखते हैं कि नहीं ना, लेकिन मानक भाषा में ऐसा लिखा जाता है दुख, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बाबू इनका जरूरत ना होने पर भी साथ साथ रहते हैं, इसलिए योग हुआ। और इसका भी अगर तोड़ेंगे दुख, तो देखिएगा दुख अगर तोड़ेंगे तो दा प्लस पू, ठीक है, प्लस आपका विसर्ग प्लस खा प्लस आ, ओके। अब प्रयोग देखिए हमेशा स्वर के बाद होता है, कभी भी अयोग वाह का प्रयोग व्यंजन वर्णों के बाद नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा अपने लिए, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है अयोग वाह का किन वर्णों के बाद प्रयोग होता है, तो हमेशा स्वर के बाद होता है, स्वर के बाद, व्यंजन के बाद नहीं होता है। हिंदी में अयोग वाह की संख्या होती है, तो 2 होती है, अंग और आ, होती है 2 होती है बाबू, अंग और आ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। अब बात आती है यहाँ पर वर्णों की, आपके यहाँ अन्य वर्णों की बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो अन्य वर्णों की बात कर लेते हैं। ये तो आपका हुआ अयोग हुआ, आपका समस्त वर्णमाला हुआ समाप्त। लेकिन कभी कभी अन्य वर्णों की बात करें तो अन्य वर्णों में आपको संयुक्ताक्षर आपको समझा चुकी हूँ बाबू, ठीक है, पिछली क्लासेस में। यहाँ आता है विकसित स्वर, क्या है, विकसित स्वर, या इसी को बोलते हैं बाबू आपके यहाँ क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर। क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, या इसी को बोलते हैं बाबू चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। आप सुने हो ना इसका नाम चंद्र बिंदु, ठीक है, ये, ठीक है। इसी को बाबू आपके यहाँ विकसित स्वर बोलते हैं, या इसी को आपके यहाँ बाबू क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर बोलते हैं, या इसी को आपके यहाँ बोलते हैं चंद्र बिंदु। अब विकसित स्वर, अनुनासिक स्वर, ठीक है। अभी तक आप जितना वर्णमाला पढ़ के आए, कहीं पर भी चंद्र बिंदु के बारे में चर्चा किया नहीं किया ना, लेकिन हिंदी में इसका यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, बराबर करते हैं। लेकिन इन्हें विकसित स्वर क्यों कहा गया, क्योंकि इसका यूज बाबू माहेश्वर सूत्र में कहीं भी नहीं है। क्या है, माहेश्वर सूत्र में इसका वर्णन कहीं नहीं है, हिंदी विद्वानों ने इसका यूज किया है। इसने क्या है, हिंदी विद्वानों ने इसका प्रयोग किया है, हिंदी विद्वानों ने इसका प्रयोग किया है, इसलिए इसे विकसित स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विकसित स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। ऐसे ही अगर देख लिया जाए विकसित व्यंजन, क्या होता है, विकसित व्यंजन, विकसित स्वर है, ऐसे ही हमारा है विकसित व्यंजन। तो विकसित व्यंजन आपके होते हैं बाबू धा और धा, धा और धा, ठीक है, ये धा और धा, जिसको आपको मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं। इसे ताड़न जात व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। जैसे आपके चंद्र बिंदुओं का प्रयोग संस्कृत में कहीं नहीं होता है, ठीक है। अब एक चीज याद भी रखिएगा, तत्सम वर्ड में कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। जब भी चंद्र बिंदु वाले शब्द आएंगे समझ लीजिएगा वो तद्भव शब्द हो, ओके। अब यहाँ पर आता है विकसित व्यंजन। तो विकसित व्यंजन बाबू
बाबू यही दो है आपके, धा और था, ठीक है। इसे भी संस्कृत के विद्वानों ने इसका यूज नहीं किया है, कहीं भी आप माहेश्वर सूत्र में इसका प्रयोग नहीं देंगे, ठीक है। इसका भी क्या कहते हैं विकास या इसका भी प्रयोग हिंदी विद्वानों ने ही किया है। किसने किया है? हिंदी विद्वानों ने ही किया है, ठीक है। हिंदी पता ही क्या हो गया, वहां की मात्रा यहाँ आके लग जा रही है, ठीक है। तो हिंदी विद्वानों ने ही इसका प्रयोग किया है, इसी को बोलते हैं बाबू आपके यहाँ विकसित वर्ड। दूसरी बात आप जानते रहिएगा, ये जो विकसित वर्ण है आपके ढा और था, इनका यूज मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि ये क्यों आपके तारण जात कहलाते हैं, क्यों आपके उच्चित कहलाते हैं, क्यों ये आपके यहाँ, इतना जानेगा। इसका यूज कभी भी किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं होता है, ठीक है। या तो ये वर्ण शब्द के मध्य में आएंगे बाबू, क्या जाएंगे, शब्द के मध्य में आएंगे, या आपके अंत में आएंगे, या क्या आएंगे, अंत में आते हैं। कभी भी आपके शुरुआत में या आपके क्या कहते हैं ये वर्ड कभी भी शुरुआत में नहीं है। दूसरी बात याद रखिएगा बाबू, इन वर्ड क्या होते हैं, ये हमेशा आपके क्या होते हैं, स्वर सहित रहते हैं, इन्हें कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन यही, हिंदी में ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्वर रहित नहीं किए जा सकते, तो हमें लगता है शुद्ध आपके यहाँ जो का होता है इसी, लेकिन बाबू जब इसका बोलते हैं ना तो हमने का कहा, इसको स्वर रहित किया जा सकता है ना, ये किया जा सकता है। लेकिन आपके हिंदी में ही दो वर्ण हैं जो कभी भी स्वर रहित नहीं किए जा सकते, क्योंकि तो हिंदी का खंडा ये भी होता है, रूल होता है, आप एक सहित एक साथ दो आप क्या करते हैं चिन्हों का प्रयोग जल्दी नहीं कर सकते। तो वहां पता चला डा और ढा भी कर दिया और साथ में हमने हलंत का भी यूज कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हिंदी में यही दो एक ऐसे वर्ण हैं जो कभी भी स्वर रहित रहित मतलब बिना स्वर के नहीं किए जा सकते हैं, और मोस्टली ये डा और ढा का यूज तुर्की भाषा के शब्दों में किए जाते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको शब्द भंडार, तो वहां पर सिखाऊंगी जो विदेशी वर्ण रहते हैं इसमें क्या क्या रूप, तो इनका हमेशा प्रयोग तुर्की भाषा के शब्दों में यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए भाषा के यहाँ लगाई, यहाँ पर मात्रा आ जा रही है, तुर्की भाषा के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखिएगा। ये आपका ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ताड़न जात या आपके यहाँ उपसित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ये कभी भी बाबू आधे नहीं हो सकते हैं, आधे मतलब स्वर रहित नहीं हो सकते, तो आधे नहीं हो सकते। चाहे ये पूछ ले हिंदी में ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्वर रहित नहीं हो सकता, या हिंदी में ऐसा वर्ण जो कभी आधे नहीं हो सकते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, ढा और ढा को आप कभी आधा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपके यहाँ आता है बाबू विदेशी स्वर, क्या है, ये हिंदी के अन्य वर्णों के बारे में पढ़ा रही हूँ, विदेशी विदेशी स्वर, ठीक है, या इसी को आगत स्वर, क्या है, विदेशी स्वर या आगत स्वर, विदेशी स्वर आगत स्वर, या इसी को आपके यहाँ बोलते हैं बाबू, आपके यहाँ कह देते हैं मेहमान स्वर, क्या बोलते हैं, मेहमान मेहमान स्वर, या इसी को बोलते हैं अर्धचंद बिंदु, क्या बोलते हैं, अर्धचंद बिंदु, ठीक है, अर्धचंद बिंदु, ओके, अर्धचंद बिंदु। तो ये आपका आता है आ, आपने सुना होगा ना ये आ, ठीक है। जब इसका यूज करते हैं तो ऐसे भी कभी कभी कर देते हैं। यही हमारे क्या होता है विदेशी स्वर या आगत स्वर, ये हमारे हिंदी में या संस्कृत का स्वर नहीं, बाहर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, बाहर से लिया गया है। तो हमारे यहाँ मेहमान स्वर ना, या आपके यहाँ क्या कहते हैं अर्धचंद बिंदु, या विदेशी स्वर या आगत स्वर कौन सा होता है बाबू, ये, ठीक है। अगर ध्वनियों की बात करेंगे तो 6 होते हैं, लेकिन अगर स्पेशली स्वर की बात हो गई कि आगत स्वर कौन से होते हैं, तो आगत स्वर ही एक होता है आ, ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं डॉक्टर ना, मोस्टली अंग्रेजी वर्डों में इसका यूज करते हैं, अंग्रेजी शब्दों में इसका यूज ज्यादा से ज्यादा हम लोग करते हैं ना, जैसे कॉलेज, क्या है, कॉलेज, ठीक है। देखिए अर्धचंद का यूज कर रहे हैं ना, डॉक्टर, क्या है, डॉक्टर, अर्धचंद का यूज किए ना, तो ये बाबू हमारे क्या होता है, ये आगत स्वर मेहमान स्वर, ये भी हमारे हिंदी या संस्कृत में इसका विकास नहीं हुआ, ये बाहरी दूसरी भाषा में आया हुआ है, ये है, ठीक है। इसी तरह आप देख लेंगे आपके यहाँ आता है बाबू, क्या कहते हैं विदेशी व्यंजन, क्या कहते हैं विदेशी व्यंजन, विदेशी व्यंजन,
या इसी को आपके यहाँ बोलते हैं मेहमान व्यंजन। क्या बोलेंगे, जो आपने वहां पर कहा था मेहमान व्यंजन या आगत व्यंजन, ठीक है। विदेशी व्यंजन, मेहमान व्यंजन या आपके यहाँ आगत व्यंजन। क्या हो जाएगा, आगत व्यंजन। ये बाबू आपके यहाँ होते हैं 5। क्या होते हैं, 5। कौन कौन से, का, ठीक है, का, हा, का, जा, ठीक है। ये 5 ध्वनियां आपकी क्या है, आगत है, जो हमारे हिंदी संस्कृत से नहीं आई है, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, दूसरी भाषा से आई है। दूसरी भाषा मतलब अरबी फारसी से आई है। वहां से आने की वजह से ये भी हमारे विदेशी व्यंजन या मेहमान व्यंजन या आगत व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। का, गा, जा, हा। लेकिन दूसरा तो इसकी संख्या आपकी 5 होती है, लेकिन कभी भी पूछेगा एनसीईआरटी, क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनकी संख्या बाबू 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी 3 होती है, गा, क्या बाबू आपका होता है गा, जा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही आपकी 3 होती है। सॉरी सॉरी, गा बोल रही हूँ, खा। क्या हो जाएगी, खा, गा, जा और खा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछेगा कभी भी विदेशी ध्वनिया या आगत ध्वनिया, तो इनकी संख्या तब कितने बताओगे, तो 5 ना बता के बाबू सिर्फ 3 बताइएगा। बताओगे 3, आ, जा, हा। और वर्तमान समय में इन तीनों का यूज ना करके सिर्फ ज्यादा ज्यादा जा और था का यूज किया जा रहा है। इसलिए हो रहा है कि और सबको हटा के सिर्फ जा और था को रखा जाए, बाकी तीनों को हटा दिया जाए। वर्तमान समय में प्रस्ताव दिया गया, पर अभी तक हुआ नहीं है। कभी भी विदेशी व्यंजन या मेहमान व्यंजन या आगत व्यंजनों की संख्या पूछेंगे तो हम कितना जवाब देंगे बाबू, 5। एनसीईआरटी के द्वारा पूछेगा तो 3 जवाब देना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछता है बाबू, उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है बाबू, हमने समस्त वर्ण पढ़ लिए हैं, यहाँ पर आता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी हो। हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या, मुझे बताइएगा हिंदी में वर्णों की संख्या। तो अगर कभी भी पूछेगा हिंदी में, ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछ लेता है मूल वर्ण, क्या पूछता है, अगर आपके यहाँ पूछ लेता है मूल वर्ण या साधारण वर्ण कितने हैं, हिंदी में मूल वर्ण क्या है, मूल वर्ण या साधारण वर्ण, साधारण वर्ण, तो इनकी संख्या उधर जाके उधर चला जाता है, भूत आ गया है आज मेरी क्लास में भूत आया है। अब लाइव क्लास पढ़ाए रहेंगे, आप लोग साथ में रहते हो तो ज्यादा भीड़ रहती है, भूत आने की डर नहीं रहता। आज कल तो यहाँ पे उठा के वहां चलो पता चला। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं मूल वर्ण। तो बाबू इनकी संख्या आपकी होती है 44, यहाँ भी वहां चली जाती है 44। कितनी होती है, 44 मानी जाएगी। अगर हिंदी में डायरेक्ट पूछ लेते हैं साधारण वर्णों की संख्या या मूल वर्णों की संख्या, तो कितना बताएंगे बाबू आप, 44। 44 को 11 स्वर, स्वर कितना मानेंगे 11, और व्यंजन कितना मानेंगे 33। व्यंजन कितना मानेंगे बाबू, वहां की मात्रा वहां चली जाती है, मात्रा 33। सही से भूत आ गया क्या, ठीक है, ओके। ये बाबू आपके हुआ 44, टोटल कितने हुए 44। तो अगर क्वेश्चन पूछता है, अब देखिए क्वेश्चन अगर पूछ लेता है हिंदी में मूल वर्णों की संख्या या कुल साधारण वर्णों की संख्या, तो कितना जवाब दोगे आप, 33। अगर यही अब क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे बाबू कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, एकदम सामान्य सा पूछ लेता है, क्या पूछ लेगा, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या या देवनागरी, सॉरी देवनागरी के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। अब चाहे ये पूछ ले हिंदी में कुल वर्णों की संख्या क्या है, कुल वर्णों की संख्या, और या यही पूछ ले देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन चाहे ये पूछे चाहे ये पूछ ले देवनागरी में कुल वर्णों की संख्या, तो अब बाबू इसकी संख्या हो जाएगी, देखिए 13 ये, ठीक है, और ये, ठीक है, 33 व्यंजन, अयोग हुआ क्या हो जाएगा, 2 अयोग हुआ बराबर 2 अयोग हुआ, ठीक है। वहां की देखिए मात्रा यहाँ उड़ के आ रही है, अयोग हुआ। फिर आपके गिने जाते हैं बाबू
4 संयुक्ताक्षर क्या गिने जाएंगे, संयुक्ताक्षर। देखो वहां की वहां उठ जा रही है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। 4। और अगर यहीं पर आपके द्विगुण व्यंजन, क्या है बाबू, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, तो इसकी संख्या हो जाती है 2, तो टोटल आपके हो जाएंगे 52, जो आप लोग हमेशा जवाब देते हो। ठीक है, अगर पूछता है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या या देवनागरी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या, तो कितनी होगी, 52। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता हिंदी में मूल वर्णों की कुल संख्या, अब देखो कुल वहां भी यूज किया है, लेकिन वहां पर मूल या साधारण वर्ण यूज कर देगा, तो कितना जवाब दोगे, 44 जवाब दोगे। अब दूसरी बात सुनिएगा, अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता है मानक हिंदी के अनुसार, क्या है, मानक हिंदी के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, क्या बोल लेता है, मानक हिंदी के अनुसार, मानक हिंदी के अनुसार, अनुसार कुल वर्णों की संख्या, बोल दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम क्या लिख रही है, यहाँ का उड़ के वहां उड़ जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो मत परेशानिए। कुल वर्णों की संख्या ये लोग समझ जाएंगे, इसका खुद ही पढ़े हैं, वर्णों की संख्या। तो याद रखिएगा बाबू, ये 52 है ना, क्या है, 52। अगर पूछेगा कुल वर्ण, तो यहाँ पर आप 52 लिखेंगे। अगर आप मानक हिंदी के अनुसार बोलते हैं, तो आपके यहाँ स्वर 11 व्यंजन, 2 अयोगवाक, संयुक्ताक्षर, 2 द्विगुण व्यंजन और 4 आगत ध्वनियां गिनी जाती है। कितनी बाबू, सिर्फ 4 आगत ध्वनियां गिनी जाती हैं, आगत ध्वनियां। अब देखिए आगत ध्वनियां में आपको बहुत बताया था ना, तो आपको एनसीईआरटी के बेस पे उठाना था। आगत ध्वनियां आपको बताई थी ना, 6 होती हैं। आगत ध्वनियां कितनी होती हैं, 6। एक स्वर में गिनाया था आ, और एक आपको 5 व्यंजन में गिनाया था, का, खा, गा, झा, हा। ठीक है, लेकिन बाबू देवनागरी लिपि में आप सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ कितना लोगे, हमको पता चला वहां का वहां उड़ जा रहा है, वहां का वहां उड़ जा रहा है, बहुत आ गया। थोड़ा सही कर ये तो फिर लिखना पड़ा। ठीक है, अगर बाबू बोलता है मानक हिंदी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या, तो सिर्फ 4 आगत ध्वनियां ली जाती है। कितनी ली जाती है, 4। कौन कौन से 4 ली जाएंगी, अब बता दे रही, एक आ, क्या लिया जाएगा बाबू, आ, और आपका लिया जाएगा का, आ, का, सॉरी, का, खा, नहीं 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 नहीं, मैं तो भूल जाती हूँ, फिर से आपको बता रही हूँ। आपके यहाँ जो बताया थे बाबू, आपके यहाँ खा, जा, फा, क्या हो जाएगा, का नहीं लिया जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना, खा, जा और फा। ओके, तो आपके टोटल अगर पूछता है मानक हिंदी के अनुसार, तो आप कितना जवाब दोगे बाबू, 56। इसके अकॉर्डिंग जवाब मत दीजिएगा, कहीं पर आप 59 पढ़ोगे, कहीं पर 58 पढ़ोगे, कहीं पर कुछ पढ़ोगे। कभी कभी पूछ लेता है मानक हिंदी के अनुसार कौन सी आगत ध्वनियां शामिल की गई हैं, तो एनसीईआरटी ने आगत व्यंजन को सिर्फ 3 ही माने हैं। अभी इसके पहले आपको बताई थी ना, हा, जा और फा, इन्हीं को मानी है, तो 3 वो और एक आ स्वर, 4 ये हो गए। तो आपके इस प्रकार से आप देखिए, हिंदी के ही कुल वर्ण है। अगर आप हिंदी में कुल साधारण वर्णों की संख्या तो 44, हिंदी में कुल मूल वर्णों की संख्या 44, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52, हिंदी देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52, हिंदी के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 56। समझ में आ गया बाबू, यही रखिएगा हमेशा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक चीज समझ में आ गया, पीछे हमने आपको पढ़ाया था आपके विदेशी ध्वनियां, ठीक है, क्या हो रहा है क्लास में, सब सब हो रहा है। चलिए, चलिए
देखते होंगे कि हम यहाँ पर ये भी यूज किए थे, इसको बताना वहां पर भूल गए, का, आ, का, या और हा। इसको बोलते हैं बाबू नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता। और कभी कभी इनका भी उच्चारण से, जैसे हुआ बाजार, क्या होता है? बाजार। कभी वाक्य शुद्धिकरण को आता है ना, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जबकि शुद्ध ये होता है। हर जगह पर इसका यूज होता है, मोस्टली फारसी शब्दों में आपके यहाँ नुक्ता लगा के ही लिखा जाता है। तुम लोग लिख देते हैं जैसे बाजार, है बाजार, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू नुक्ता लगाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता, ठीक है। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था आपके यहाँ, हिंदी में बिंदियों का प्रयोग। क्या है? हिंदी में बिंदियों का प्रयोग। तो आपको पता है हिंदी में बिंदियों का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? 5 प्रकार से किया जाता है। हिंदियों में बिंदियों का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? 5 प्रकार से किया जाता है। तो कोई मुझे बता सकता है वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? हाँ, कोई भी जवाब देगा? हिंदी में बाबू आपके यहाँ जैसे मान लीजिए का है, क्या है? का। तो हिंदी में आपके यहाँ बाबू 5 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। मैं बता रही हूँ हिंदी में बिंदी 5 प्रकार से की जाती है। किस प्रकार से हिंदी में बिंदी 5 प्रकार से यूज की जाती है? जैसे ये है, एक तो बिंदी आप देखोगे बाबू, ऐसे लाइन ले लीजिए, यहाँ पर होती है, यहाँ पर। इस बिंदी को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? इस बिंदी को वो आपके यहाँ बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। एक बिंदी का प्रयोग ये होता है, ठीक है, अनुस्वार, ठीक है। तो आपके यहाँ जैसे नहीं होते हैं, कहते हैं अनुस्वार, अंक का यूज किया जाता है ना, पंक, पंकज ना, देखिए पंकज, यहाँ पर यूज ना अनुस्वार। बिंदी का आपके यहाँ प्रयोग किया जाता है बाबू यहाँ। क्या होता है? यहाँ। ये बाबू वर्ग के पंचात्मक अक्षर में किया जाता है, और सिर्फ पंचम अक्षर का क्या होता है? वर्ग के पंचम अक्षर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पंचम अक्षर में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक ही ऐसा वर्ण है, पंचमाक्षर है, जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अंगा। यहाँ पर देखिए अंगा, ठीक है। इसका प्रयोग वर्ग के पंचमाक्षर में किया जाता है, और पंचमाक्षर में एक ही अक्षर ऐसा है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, अंगा, ठीक है। किसमें किया जाता है? अंगा में इसका यूज किया जाता है। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर में, तो लेकिन पंचम अक्षर में एक ही आपका वर्ण आता है जिसमें होता है अंगा। दूसरा आप यूज होंगे बाबू, यहाँ पर बिंदी होती है, यहाँ जस्ट नीचे, यहाँ ना, इसको बोलते हैं बाबू ताड़न जात। क्या बोलते हैं? ताड़न जात। ताड़न जात प्रयोग मैंने अभी आप इसको पढ़ा चुकी हूँ। ताड़न जात जैसे बाबू आपका ढा और ढा, ठीक है। इसका यूज हम लोग डा और ढा में नहीं करते हैं, ढा और ढा में करते हैं ना? जैसे आपके यहाँ डा और ढा यूज करते हो, तो आप लोग वहां पर बाबू देखिएगा डी या डी उसके का प्रयोग करते हो, ठीक है, डी या डी एच का। लेकिन जब इसका प्रयोग करते हैं तो आर या आर एच का प्रयोग करते हैं ना, जैसे प्रतापगढ़ ना, तो डी एच नहीं लिखते हैं लास्ट में, आर एच लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। ताड़न जात, एक बिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। दूसरी बिंदी का प्रयोग किया जाता है, कितने बिंदी का बता चुकी हूँ? 1 2 3, ठीक है। एक बिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? यहाँ पर। इसको बोलते हैं बाबू नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो हमारे जो आगत व्यंजन है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? नुक्ता, ठीक है। किसी वर्ग क्या कहते हैं आपके यहाँ, जो फारसी शब्द है का, गा, जा, का, खा, गा, जा, हा, ठीक है। इसमें प्रयोग करते हैं नुक्ता का प्रयोग, यहाँ पर करते हैं इसका प्रयोग। कहाँ पर करते हैं? यहाँ पर करते हैं इसका प्रयोग, नुक्ता इसको बोलते हैं। और हिंदी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका प्रयोग किया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। तो हिंदी में इसका अभी आप 4 भी जानिएगा जो आपके लेवल का है, ठीक है। एक और होता है पर वो आपके ध्वनि समझाना पड़ेगा मुझे, तो सिर्फ आप कितना जाएगा अपने लेवल के अकॉर्डिंग पूछेगा। हिंदी में बिंदियों का प्रयोग तो आप 4 मत 5 मत दीजिएगा, 4 दीजिएगा, वो पीजीटी का लेवल का हो जाता है। ये 4 होता है। कभी कभी होता है ना ऐसे आ जाता है, ये तुम कंफ्यूज हो जाते हैं यार, अंगा लगाए कि हाँ लगाए। तो याद रखिएगा जस्ट नीचे है तो ताड़न जात हुआ, वो चाहे मिसप्रिंट हो चाहे जो है, नंबर तुमको देना है। तो हिंदी में ही बाबू 5 जगह का प्रयोग होता है, इसे बोलते हैं नुक्ता। और इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपके यहाँ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी में प्रयोग किया था, ये ठीक है। अब चलिए
चलिए बात आती है हिंदी में उच्चारण स्थान। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं हिंदी शब्दकोश का क्रम। क्या देख लेते हैं? हिंदी शब्दकोश में क्या है? शब्दकोश में वर्णों का क्रम। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम। तो किसी को पता है हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या होता है? हाँ, थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ, बताती हूँ कितना पानी होती। थोड़ा मैं गला सूख गया है, बताती हूँ। बताइएगा आप लोग, तब तक आप ही लोग जवाब दे दीजिए। चलिए, अब बात आती है हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम। तो क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि आपके यहाँ समानता देखिए ऐसे ही लिखा रहता है, स्वर ऐसे आ इ उ ऊ ए आए ओ आओ, फिर अयोग आता है, अंग आ, फिर ऐसे रहता है। लेकिन बाबू जब इसका प्रयोग हम शब्दकोश में करते हैं, क्या करते हैं? शब्दकोश में करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो ये अंग आ यहाँ आया है ना, यहाँ ना आके सबसे पहले यहाँ पर आएगा ये चंद्र बिंदु वाला, फिर आपका आएगा अंग, फिर आपका आएगा बाबू आ। कभी कभी यही पूछ लेता है हिंदी शब्दकोश में आह का प्रयोग होता है या अंग कहाँ पर रखा जाता है। तो आ की शुरुआत में पहले अंग चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, फिर अंग का अनुस्वार को प्रयोग किया जाता है, फिर आपके बाबू विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये तो बात हुई आपके स्वर का। अब व्यंजन में देखिए आप लोग ऐसे पढ़ते हो का खा गा झा चा। तो जैसे आपका पेपर होता जा रहा है बाबू, दिन प्रतिदिन आपकी चीजें क्या होती जा रही है? कठिन। तो यहाँ पर जो आप का लिखे हो ना, का के बाद खा आता है। शब्दकोश के अनुसार आपके यहाँ का के बीच में बाबू यहीं पर आपके यहाँ छा का प्रयोग किया जाता है। जो ये है छत्रंग्या, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? यहाँ पर। कभी कभी पूछता है हिंदी शब्दकोश के अनुसार छा का स्थान बताइए। का के बाद ना, का के बाद या कुछ और दे देगा। तो खा का स्थान कहाँ पर होता है बाबू? हमेशा का के बाद होता है। का और खा के बीच छा का प्रयोग होता है। ओके, फिर दूसरा बात आता है बाबू त्रा का प्रयोग, सॉरी इसका आएगा छत्रंग ज्ञा। पूछता है ज्ञा का स्थान कहाँ होगा? तो ज्ञा का स्थान बाबू आपके जा और झा के बीच में होता है। क्या होता है? जा और झा के बीच में होता है। क्वेश्चन यही पूछ लेता है। तब हिंदी शब्दकोश के अनुसार ना, अब वहां पर हमें पता नहीं रहता, यही पर लगा देते हैं अंत में, अंत में नहीं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार पूछ रहा, अगर ऐसा समानता पूछ लेता है हिंदी देवनागरी लिपि के अनुसार या वो, तो आप जवाब ऐसे देंगे, यहाँ पर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया हिंदी शब्दकोश के अनुसार छा का स्थान है, तो का के बाद छा का स्थान होता है, गा का स्थान जा के बाद होता है बाबू। जा और झा के बीच में क्या होता है? इसका यूज किया जाता है। और फिर आपका आता है बाबू त्रा। क्या आता है? त्रा। तो त्रा बाबू ता और था के बीच में यूज किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? त्रा, ता और था के बीच में त्रा का यूज किया जाता है। ओके, अब एक आपके यहाँ पर भेजती है श्रा, समी वाला श्रा भी यूज होता है ना आप लोगों के यहाँ। तो यहाँ पर इसका यूज किया जाता है बाबू, यहाँ ये दोनों आपके यहाँ तालब शाह और मूर्धन्य शाह के बीच में इस शाह का यूज किया जाता है। ये है आपके यहाँ हिंदी शब्दकोश के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? वर्णों का क्रम। अंग अनुस्वार वाला अंग आहा, फिर आ इ उ री ए आए ओ आओ, बस यही तक रहे। अगर व्यंजन की बात करेंगे तो का छा हा गा घा अंगा चा छा जा क्या था, यहाँ समझ में आ गया? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ना कुछ भी आपसे पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके एसआई वगैरह में पूछता भी है, और मोस्टली बच्चे गलत कर देते। शब्दकोश के अकॉर्डिंग इनकी संख्या कैसे रखी गई है? ऐसे रखी गई है। बाकी ये सारी चीजें आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। स्वर आपके कितने होते हैं बाबू? 11 होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ये अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं बाबू? अयोगवाह होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन या वर्गाक्षर आपके ये होते हैं। ठीक है, का वर्ग, खा वर्ग मैंने बताया था क्यों का खा गा वर्ग ये रखा जाता है। अंतस्थ व्यंजन या अर्धमात्रिक स्वर ना आपके ये होते हैं 4, 11 अलावा उसमें व्यंजन या घर्षण व्यंजन या घर्षणीय व्यंजन आपके क्या होते हैं? ये होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर आपके ये होते हैं छत्र, रंग, ज्ञा और श्राप। ठीक है, और आपका आता है आगत स्वर,
तो ये आगत स्वर अभी आपको बता ही होंगे, मेहमान स्वर, विदेशी स्वर ना, यही आपका आगत स्वर होता है बाबू। आगत व्यंजन आपके होता है, आगत व्यंजन आपके यहाँ ये नहीं, कभी कभी लिए जाते हैं तो इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, हमको इसको नहीं काउंट किया जाता है, ये वाले को, ये इसका वजूद है ही नहीं, पहले ये आया था, पहले 6 थे और इसको हटा दिए गए थे। का, खा, जा, हा, इसको बोलते हैं बाबू नुक्ता, आपको भी बता चुकी हूँ। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बाबू सिर्फ 3 ही होते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके 3 होते हैं, कौन कौन से, हा, जा और हा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे बोलते हैं आपके यहाँ बाबू, इसको बोलते हैं द्विगुण, क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन या ताड़न ज, ढा और, ठीक है, ये आपके समस्त व्यंजन वर्ण, सॉरी ये समस्त आपके वर्ण है वर्णमाला में, ठीक है। अगला चलिए देख लेते हैं। अब बात यहाँ पर आती है बाबू उच्चारण, क्या आता है, उच्चारण स्थान, तो चलिए देख लेते हैं, सबसे शुरुआत वहीं पर, उच्चारण स्थान या वर्णों का उच्चारण स्थान में आपको ध्यान रखना है बाबू, हिंदी में कहीं कहीं पर आपको 7 और 6 बताए जाते हैं उच्चारण स्थान, कितने बताए जाते हैं, 6, हिंदी में कितने बताए जाते हैं आपको, 6, पर आपके यहाँ 7 होते हैं बाबू, ठीक है, संस्कृत में 8 होते हैं और हिंदी में 7 होते हैं, तो 7 की जगह पर कुछ लोग जिह्वा दे देते हैं कि जिह्वा उच्चारण, जिह्वा से कौन उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है बाबू इसको बोलते हैं आपके यहाँ कंठ, क्या बोलते हैं, कंठ, ठीक है। यहाँ पर आपके यहाँ देखिएगा ये होता है जो ऊपरी छत का पिछला हिस्सा होता है, खोलिए, ऊपरी छत का पिछला हिस्सा आपका बाबू तालु कहलाता है, क्या कहलाता है, तालु, और इसी को बाबू आपके यहाँ शिरस भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, शिरस भी बोलते हैं। और ऊपरी छत का अगला हिस्सा, एक ये हुआ, ठीक है, एक आपका ये हुआ 2, एक आपका ये हुआ 3, ऊपरी छत का अगला हिस्सा, ये ऊपरी छत का अगला हिस्सा बाबू आपका क्या कहलाता है, मूर्धन, एक आपका होता है ये नासिका, क्या होता है, नासिका, ठीक है, तो नासिका आपके क्या कहलाते हैं बाबू, एक ये हुआ आपका 4, ठीक है, एक आपका होता है दंत मूल, छोड़ दीजिए, एक होता है दंत, क्या होता है, दंत, तो आपका हुआ 5, और एक आपका बाबू होता है ओष्ठ, क्या होता है, ओष्ठ होता है, तो ओष्ठ आपके यहाँ कहलाता है, ये आपका हुआ बाबू 6, और एक आपका ये स्वरयंत्र, जो ये टांसिल नहीं होते, काकल, ठीक है, बताते हैं ना, टांसिल, काकल, इसको भी आपके यहाँ स्वरयंत्र में हिंदी में गिना जाता है, इसे अलजिह्वा भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर देखिएगा ऊपर ऐसे घंटी जैसा लटका रहता है, इसी को बोलते हैं बाबू स्वरयंत्र, क्या बोलते हैं, स्वरयंत्र, ठीक है, या इसी को आपके यहाँ बोलते हैं अलजिह्वा, क्या बोलते हैं, अलजिह्वा, ओके, अलजिह्वा। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे याद आता है, सारे आपके होते हैं का, खा, जा, फा, फारसी ध्वनियां होती है, इन्हें जिह्वा मूली वर्दी, मैं आगे भी बताऊंगी, ठीक है, तो इसे स्वर यंत्र बोलते हैं। अब इसका उच्चारण स्थान देखिए दे दिया गया है, ठीक है, आपके यहाँ जैसे बाबू कंठ से क्या होता है, आ विसर्ग, कावन, और इसका मैं सूत्र आपको दे दी हूँ, बताई हूँ। क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक वर्ण के कितने उच्चारण स्थान हो सकते हैं, एक वर्ण के कितने उच्चारण स्थान हो सकते हैं, सामान्यतः हम जवाब देते हैं एक, क्या देते हैं, एक, लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में एक वर्ण के मतलब ऐसे भी वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 या 2 से अधिक भी होते, क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक भी होते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ जैसे ए आए देखिए कंठ और ताल बोले जाते हैं, ठीक है। और बाबू याद रखिएगा कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जैसे ये आपका रा और ला ना, दंत वर्ण तो होते ही हैं, लेकिन इन्हें वत्सर भी बोलते हैं, वत्सर मतलब बाबू मतलब कि आपके दांत और मसूड़े, दंत मूल और मसूड़े से बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं, दंत मूल मतलब बाबू दांत और मसूड़े से बोलने की वजह से इनको वत्सर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वत्सर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, देख लेते हैं इसका सूत्र, देख लेते हैं हिंदी में उच्चारण स्थान, ठीक है, इसके क्या क्या उच्चारण स्थान है। तो पहला हमारा है, एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंठ वर्ग है, क्या कहते हैं, कंठ वर्ण है, तो कंठ उच्चारण स्थान कंठ होता है, कहते हैं का उच्चारण स्थान है, एक मिनट
बता देती हूँ। यहाँ का उच्चारण स्थान है, क्या है, उच्चारण स्थान है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और ऑप्शन में दे दिया कंठ, क्या है, कंठ, ठीक है। ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी कंठ तालु, क्या देगा, कंठ तालु। और अगला दे देगा बाबू आपके यहाँ कंठ, क्या है, कंठ। तो हम लोग क्या कहलाते हैं बाबू, यही तुरंत यहाँ पर मार के चले जाते हैं। क्वेश्चन किया उच्चारण स्थान, ये नहीं पूछा है कि क्या कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका पूछा कि आपका जन्म स्थान क्या है, तो आप लखनऊ में पैदा हुए तो बाबू लखनऊ कहोगे ना, कि आपका जन्म स्थान क्या है, तो आप कहोगे लखनऊ। प्रतापगढ़ में सुल्तानपुर में तो सुल्तानपुर, ये थोड़ी कहोगे कि सुल्तानपुरिया, लखनवी ना। जब आप कहते हैं बाबू आप क्या हो, तो कहते नहीं हम लखनवी हैं ना, हम सुल्तानपुरिया हैं, हम प्रतापगढ़िया हैं, तब बोलते हैं ना। ये भी यहाँ पूछ रहा उच्चारण स्थान, तब आपको जवाब क्या देना है बाबू, डी देगा। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि का कहलाता है, क्या है, का कहलाता है, अब वहां पर सबसे पहले ऑप्शन कंठ देंगे, तो अगर कंठ लगा दोगे तो गलत, क्योंकि का कहलाता है तो का आपका कंठ कहलाता है। कैसा कहलाता है, कंठमण कहलाता है, ना कि कंठ, क्योंकि उत्पत्ति स्थान आपका कंठ है, पर कहलाएगा क्या, जहां से पैदा वहां पर हम कहते हैं कंठ ना। जैसे आपके यहाँ कुंती के पुत्रों को कुंती थोड़ी कौनते कहा जाता है। हम लखनऊ में पैदा हुए तो लखनऊ थोड़ी कहलाएंगे, लखनवी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कर कैसे रहा है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं उच्चारण स्थान। तो पहला हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग आप चाहे याद कर लीजिएगा बाबू, या चाहे आपको बताती हूँ। अच्छा एक चीज और आपको बताना भूल गई थी मैं, पता बहुत भूल हमसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर बाबू ये वर्ण है, कभी कभी पूछता है कि इनका क्रम कैसे लिखा जाता है, क्या क्या लेते हैं, जैसे 12 खड़ी पढ़ते हैं ना शब्दकोश में, इनका जो क्रम होता है बाबू 12 खड़ी में इनका जो क्रम होता है, सबसे पहले याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए का, अब हम पढ़ेंगे कक्का किक्की कुक्कू ना, तो ऐसे करते हैं ना, कक्का किक्की कुक्कू, पर ऐसे नहीं होगा बाबू, ये ऐसे होगा। पहले एक बार हम लोग चंद्र बिंदु का यूज करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद हम यूज करेंगे आपके यहाँ का अनुस्वार के साथ, फिर का, विसर्ग का यूज नहीं करेंगे, का फिर का, ओके। अगर यही हमें की का शुरू करना है तो की का बाबू दूसरा फिर शुरू करना है, तो ऐसे करेंगे की फिर की, ठीक है। चंद्र बिंदु का प्रयोग एक ही बार करते हैं, तो याद रखिएगा, एक बार चंद्र बिंदु, अनुस्वार मूल वर्ड, फिर अनुस्वार फिर मूल वर्ड, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं इसका। आगे चलिए देख लेते हैं उच्चारण स्थान की बात आती है। तो पहला हमारा आता है का, क्या आता है, पहला हमारा आता है कंठ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसके लिए बाबू एक सूत्र और है, आप लोग अगर याद कर सकें तो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं सूत्र एक और हो सकता है, इसको यूज कर सकते हैं। वो सूत्र कहाँ पर लिख दे रहे हैं। अगर ये सूत्र यूज कर लीजिए तो ये भी बहुत है। जैसे आहा कवि कंठा, क्या है, आहा कवि कंठा, क्या है, अभी कवि कंठा, ठीक है। इच यस तालु, इच यस तालु, ठीक है। वर्ड के उच्चारण स्थान के लिए बता रही हूँ, इच यस तालु, रट ऋषि मूर्धा, क्या है, रट ऋषि मूर्धा, ऋषि मूर्धा, ठीक है। और आपका हो जाएगा तुलसी दंता, तुलसी दंता, ठीक है। एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आहा कवि कंठा, ठीक है बाबू, क्या है, आहा कवि कंठा। तो देखिए आ और आ प्लस क्या है, का वर्ग, क्या हो जाएगा बाबू, का वर्ग, और बी मतलब हो जाएगा विसर्ग, क्या हो जाएगा, विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ हो जाएगा। तालु, ई या ई, ठीक है। चा वर्ग क्या हो जाएगा बाबू, चा वर्ग, या और सा, ये वाला सा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु, ठीक है। एक हमारा ये भी हो सकता है रट ऋषि मूर्धा, रा, ठीक है बाबू, ता, क्या है, टा, मतलब टा मतलब टा वर्ग, ठीक है। री, क्या है,
री, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बाबू आपके यहाँ, और ये वाला शा, देखिए शा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बाबू आपके यहाँ, मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। अब तुलसी दंता, तू मतलब तावर्ग क्या हो जाएगा, तावर्ग, ला मतलब ला या आपका ली भी हो सकता है। ठीक है, और शा आपका ये वाला सा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। तो आप ये भी याद कर सकते हो, आहा कवि कंठा, इच यस तालु, रट ऋषि मूर्धा, तुलसी दंता। ये भी आप यूज कर सकते हो। और नहीं तो आपका जो सूत्र है वो तो मैं लिखवाई ही हूँ, चलिए इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मैंने दोनों बता दिया, और ट्रिक अगर आपको बनाना होगा तो अपने अकॉर्डिंग भी बना लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्रिक दूसरे के में नहीं समझ में आता, तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप किसी भी तरह याद कर लीजिएगा। तो पहला है अकु विसर्जनीय नाम कंठा। देखिए इस तरह याद होने में दिक्कत हो रही है ना, जबकि अभी आपका पढ़ रहा था ना, तो आपके यहाँ जो बता दिया था ना। इसमें देख लेते हैं, जैसे अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अगर व्याकरण में स्पेशली आपको ह्रस्व आ या दीर्घ अ न बोला जाए तो आ का मतलब समझ लीजिएगा बाबू, ये आ आया है तो ये भी आ आएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने प्रकार का यूज होता है, तो 18 प्रकार का आ यूज होता है। तो आ बाबू, का खा गा खा अंगा, और हा क्या हो जाएगा बाबू, और आपका क्या हो जाएगा, हा क्या हो जाएगा, हा, और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू, कंठ। क्या होता है, ये कंठ वर्ण कहलाते हैं, और इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ हो जाएगा। ठीक है, अगला है इचु शाना नाम तालु, मतलब ई, ई है तो आपका ई या ई। ठीक है, चू मतलब चा वर्ग, ओके, शा मतलब ये मूर्धन्य शा, शा, और नाम मतलब आपका हुआ बाबू। ठीक है, आपका इचु शाना नाम तालु, और आपका देखिए या, यहाँ पर या हमने भूल गए, तो आपका हो जाएगा ई या ई, शा वर्ग या और शा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। और ये वर्ण क्या कहलाते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। जो आपको इजी लगे, चाहे पिछला याद कर लीजिएगा, चाहे ये याद कर लीजिएगा, या आपके दिमाग में कोई और भी आ रहा होगा याद करने के लिए, याद कर लीजिएगा बाबू, बस आता रहे, कीजिए, पूछता रहता है। ऋटुन रसाणाम मूर्धा, क्या होता है, ऋटुन रसाणाम मूर्धा, तो री क्या है, वही बीमारी पकड़ ली, री, टू मतलब बाबू टा वर्ग, रा, और मूर्धन्य शा। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा, और ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं। अगला है लितुल रसा नाम आपका दंता, तो ली क्या है बाबू, ली जो संस्कृत में आपके नहीं होता, हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है। क्या है बाबू, तावर्ग, ठीक है, ला और शा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू, दंत, और ये वर्ण क्या कहलाते हैं, दंत कहलाते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है बाबू उपधमानीय नाम ओष्ठो, तो इसको आप मध्य याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, उ और उ ना, उ और आपका क्या है बाबू, पा, उ मतलब पावर, पा फा बा पा पा, ये कहाँ से होते हैं, ओष्ठ, और ये वर्ण क्या कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं। अगला है इयं गणना नाम नासिका, तो वर्ग के पंचम अक्षर आपके अनुनासिक वर्ण होते हैं, जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। अच्छा, शुद्ध नासिका वर्ण आपके लिए एक वर्ण होता है यहीं पर, इसका दो सूत्र चलता है, एक सूत्र ये होता है नासिका अनुस्वारस, क्या होता है, नासिका अनुस्वारस। ठीक है, तो आपका अंग, तो शुद्ध नासिक वर्ण बाबू आपका अंग होता है। शुद्ध नासिक वर्ण क्या होता है, अंग होता है। जबकि आप देखिएगा इया है, इया अभी चा छा जा झा इया ना, वहां पर भी पढ़े थे ना, कभी कभी पूछ लेता तो हो जाएगा नासिका प्लस आपके यहाँ तालु, नासिका प्लस तालु ना, नासिका से भी बोले जा रहे हैं, तालु से भी बोले जा रहे हैं ना। आपका अंगा देखिए, अकु विसर्जनीय नाम कंठा ना, आपके यहाँ अंगा बाहु का वर्ग का कंठ में भी बोला जाता है, तो पंचम आपका अंगा ही तो है ना, वहां पर हो जाएगा अकु विसर्जनीय नाम कंठा। आपका अगर अंगा की बात हो रही बाबू, तो नासिका क्या हो रहा है, नासिका प्लस कंठ, नासिका प्लस कंठ ना, तो शुद्ध अनु
अनुनासिक वर्ण की कभी बात होगी तो कौन सा होता है, अंग होता है। अब मैंने आपसे कहा कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण स्थान बाबू दो दो होते हैं। देखो एडैतो कंठ तालु, ए और ए और ए कंठ और तालु से बोले जाते हैं और ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अगला आपका वर्ण है उदैतो कंठोष्ठम, ओ और औ आपके कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। किसे बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से। ऐसे वर्ण आपके कंठोष्ठ कहलाते हैं। वकारस दंतोष्ठम, वा आपका दंत और ओष्ठ से मिला के बोला जाता है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये आपके संस्कृत का है, इसका रखने दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है बाबू, इतना तो बात कर लेते हैं, लेकिन आप देखिएगा आपके संयुक्त अक्षर भी तो होते हैं, और श्याम। कभी कभी इसका भी उच्चारण स्थान पूछा नहीं, भाई पढ़ रहे हैं, इनके भी तो उच्चारण स्थान होंगे, तो आप बता सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कोई भी मुझे जवाब देगा, बताइएगा। देखिए मैं बता देती हूँ। अब देखिएगा आपके यहाँ जो छा होता है बाबू, क्या होता है छा, अगर देखा जाएगा तो ये का प्लस सा प्लस आपका किससे बनता है, आ। तो का का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक है, सा का उच्चारण स्थान मूर्धा और आ का उच्चारण स्थान कंठ। तो ये आपके कहलाएंगे कंठ मूर्धा कंठ वर्ण। तो उच्चारण स्थान तीन चले गए, तो उच्चारण स्थान क्या चले गए, तीन। ऐसे इसका भी आप निकाल लीजिएगा, ता प्लस रा प्लस आ ना। ता का उच्चारण क्या बताए थे आपको, बताइएगा, ऋतुल रसानाम दंता ना, तो इसका हो जाएगा दंत। और रा का क्या बताए थे, मूर्धन, ऋतुल रसानाम मूर्धा, तो ये आपका हो जाएगा मूर्धा, और ये हो जाएगा कंठ। आपको विसर्जनीय नाम कंठा। देखिए अब मेरी आदत पड़ गई है मूल सूत्र का, तुमने शॉर्ट सूत्र भी बताया है आपको, लेकिन मोस्टली मेरी आदत अब सूत्र पड़ गई है ना, तो इसलिए वही करता है बाबू। इसका उच्चारण स्थान देखिए तीन हो जा रहा है, दंत मूर्धा और कंठ। ठीक है, ऐसे बाबू आप लोग ज्ञा और शाखा भी निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग नहीं, आपकी नेक्स्ट क्लास जब रहेगी ना, कल आपकी जब नेक्स्ट क्लास रहेगी तो आप वहां पर अगर कोई भी दिक्कत होगी लाइव होकर मुझे, मोस्टली आपकी क्लासेस में लाइव ही लेती हूँ, पर फास्ट होने की वजह से आज आपके यहाँ रिकॉर्ड आपका लॉस भी ना, क्योंकि आपके पेपर पड़े हैं, जैसे बीपीएससी का पेपर आने वाला है, ठीक है, 3 से आपका फॉर्म फिल होने वाला है, आपका दिल्ली पुलिस है, ठीक है, तो आपके यहाँ मोस्टली एग्जाम लगे हुए हैं, तो इसलिए लग रहा है जल्दी जल्दी आपको शब्द विस्तार पढ़ाएं। क्या पढ़ाएंगे, शब्द विस्तार। तो आज के लिए बस इतना ही रखते बाबू, जो भी पढ़िए एनसीईआरटी के पेज पे पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, घर के चक्कर में मत पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में कहीं कहीं वर्णों की संख्या 59 में दिखा देते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या मूल या साधारण वर्णों की पूछेगा तो 44, हिंदी में कुल वर्णों की देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग कुल वर्णों की संख्या तो आपको देना है बाबू वहां पर 52, और मानक हिंदी के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 56 आप देखते। तो आज के लिए यहीं पर वर्ण विचार हुआ आपका खत्म। क्या हुआ बाबू, वर्ण विचार आपका हुआ खत्म। ठीक है, अब अगला हम पढ़ाएंगे शब्द विचार। क्या पढ़ाएंगे, शब्द विचार। तो इसमें आपको बताएंगे शब्द किससे कहते हैं, शब्द के भेद और प्रकार क्या होते हैं, और संज्ञा के विकार कितने होते हैं, सारी चीजें आपको पद विचार पढ़ाऊंगी। शब्द विचार के बाद फिर पद विचार, फिर वाक्य विचार, सीरियल से मैं आपको हर चीज पढ़ाऊंगी, शायद आपको वो चीजें जल्दी ना मिले। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सुंदर भगवान की जय। या आप लोग लाइव हम लोग रखेंगे क्लासेस, देखिए ना यहाँ पर लिखूँ तो वहाँ उड़ के चला जाता है ना, वो नहीं रखते बाबू, उसको टाइम देना शुरू करिए। ठीक है, तो टाइम नहीं देंगे तो एक समय के बाद आपको कोई कुछ तो टाइम दीजिए, हो जाइए। जब आप लोग पता है सक्सेस रहते हैं ना, तो ना चाहने वाले भी आपको प्यार करते हैं। आप अपने मम्मी पापा के कितने भी फेवरेट रहो, अगर आप जॉब नहीं करते हो एक टाइम के बाद उनके लिए भी बोझ बन जाते हो। तो आज से बाबू खुद को टाइम दीजिए, जब खुद को टाइम देंगे तो दूसरे वाला खुद ही आपको टाइम दीजिए। पढ़ाई पर ध्यान रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बोलो सुंदर भगवान की जय। थैंक यू सो मच।